तो हम बात करेंगे जीएस पेपर 4 एथिक्स की पीवाईक्यूज की, तो बात कर ही रहे थे यार 2013 के अंदर मेंस में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, ये सेक्शन है, सेक्शन बी के फॉर्म में नहीं आता, एग्जाम में तो एक ही पेपर होता है 3 घंटे का, है ना। वहाँ पे हमारे पास लगभग 11 से लेके 13 तक एक एथिक्स आते हैं, एथिक्स के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद जितने भी 5-6 केस स्टडीज़ आते हैं, तो हमको आधा घंटा किस पे देना है, एथिक्स के क्वेश्चंस पे देना है। आधा घंटा नहीं मतलब 1.5 घंटा, और उसके बाद बाकी जो 1.5 घंटे वो केस स्टडीज़ पे देने हैं। ठीक है, मैं सेक्शन ए सेक्शन बी के फॉर्म में नहीं आते, बट मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ बिकॉज 2 पार्ट में अपने करना है, एक पार्ट में नहीं होता यार 12 क्वेश्चन। ठीक है, तो 6-6 क्वेश्चन हम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं यार, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैल्यूज़ एंड एथिक्स, है ना। हमको बात करनी है किसकी, वैल्यूज़ एंड एथिक्स की। So what do you understand by values and ethics? In what way it is important to be ethical along with being professionally competent? ठीक है, सो लेते कि हमको किसकी बात की जा रही है यहाँ पे, वैल्यूज़ एंड एथिक्स की बात की जा रही है। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वैल्यूज़ एंड एथिक्स, इन व्हाट वे इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी एथिकल अलॉन्ग विद बीइंग प्रोफेशनली कम्पिटेंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, बाय गिविंग द डेफिनेशन ऑफ एथिक्स एंड वैल्यूज़। उसके बाद बॉडी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, बॉडी के अंदर हम बात कर सकते हैं कैसे ये एथिकल होना बहुत ज़रूरी क्यों है भाई प्रोफेशनलिज्म के अंदर, मतलब प्रोफेशनली कम्पिटेंट होने के लिए हमारे पास एथिक्स का होना कितना ज़रूरी है, ये बात कर सकते हैं। उसके बाद इसको हम सब्सटेंशिएट करेंगे विथ एग्जांपल्स। ठीक है, कंक्लूजन में हमारे पास एक रिलेवेंट स्टेटमेंट के साथ, रिलेवेंट स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, रिलेवेंट स्टेटमेंट मतलब जो ऊपर में हमने बताया उसको तरह से सम अप कर देंगे। सो एथिक्स एंड वैल्यूज़ क्या, पहले तो एथिक्स की बात करते हैं यार। एथिक्स आर व्हाट, दिस आर द सिस्टम ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स जो कि एक इंसान को सही और गलत में डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करते हैं, सही और गलत, गुड और बैड, फेयर और अनफेयर। बट जो वैल्यूज़ होते हैं, दिस आर दी प्रिंसिपल्स जो कि एक इंसान के जजमेंट को एंड बिहेवियर को गाइड करते हैं। एथिक्स इज अ सिस्टम ऑफ moral principles that help in or that help us differentiate between right and wrong, good and bad, fair and unfair। उसके बाद हमारे पास वैल्यूज़ की बात करें तो वैल्यूज़ आर इंडिविजुअल प्रिंसिपल्स और qualities that guides judgment and behavior of a person or a group। ओके, तो हमने एथिक्स एंड वैल्यूज़ की बात की, यानी यहाँ पे हम सिग्निफिकेंस ऑफ एथिक्स की बात भी कर सकते हैं। बट हमसे क्या पूछा गया है कि क्या इंपॉर्टेंस है भाई एथिक्स का इन प्रोफेशनल टू बीइंग अ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट, बिकॉज समझना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं भाई इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स, और इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी एथिकल अलॉन्ग विथ प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट बिकॉज ऑफ सेवरल रीज़न। इसी की हम बात करेंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी ethical along with being
प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट, बहुत सारे रीज़न हैं। जैसे कि बिकॉज एथिकल रहने से एक तरह से आप ट्रस्ट एंड रेपुटेशन बिल्ड कर सकते हो यार। फॉर एग्जांपल जो टाटा ग्रुप है उसके अंदर बात करें तो जो लीडरशिप है रतन टाटा का, है ना, वो बहुत जाना जाता है भाई बिग, है ना, क्योंकि वो अपहोल्ड कर कहते हैं एथिकल वैल्यूज़ को सच एज इंटीग्रिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड इनका जो कमिटमेंट है एथिक्स के लिए, है ना, वो एक तरह से इनके लिए स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी था यार, और उसने बहुत स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन बनाया है। दी टाटा ग्रुप under the leadership of Ratan Tata is known for upholding ethical values such as integrity and social responsibility, and this commitment to ethics has earned the group what? A strong reputation ग्लोबली। तो ये जो लाइन है बड़ा करने के लिए आप इसको एक तरह से इसको हटा भी सकते हो, बट हाँ ज़रूरी नहीं कि आप इसको लिखो, बट एक तरह से कनेक्ट इंक्लूड करता है भाई आंसर को यहाँ से यहाँ तक। ना चाहो तो मत लिखो, बिकॉज ज़्यादा बड़ा नहीं करना है अपने को, सो हटा देते हैं, बट हाँ समझ जाता है चीज़ें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए भी बहुत ज़रूरी है भाई एथिकल रहना। अगर एग्जाम्पल दे तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं ऑफ इन्फोसिस, है ना, एक इंडियन आईटी कंपनी हैज़ बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एथिकल प्रिंसिपल्स, है ना, इनका जो कमिटमेंट है टुवर्ड ट्रांसपेरेंसी एंड इंटीग्रिटी हैज़ प्लेड अ क्रूशियल रोल इन देयर कंटिन्यूड ग्रोथ एंड सक्सेस। built a strong foundation on ethical principles or ethical practices their commitment to transparency and integrity has played a crucial role in their continued growth and success. और क्यों जरूरी है भाई एथिकल प्रिंसिपल्स? बिकॉज इट बिल्ड्स अ स्टेक होल्डर कॉन्फिडेंस यार। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि सेबी की, तो जो सेबी है दैट इज सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो अपने जो स्ट्रिंजेंट एथिकल रेगुलेशंस के लिए जाना जाता है जो इसने इम्प्लीमेंट की है, जिससे क्या करता है जो इन्वेस्टर्स के ट्रस्ट है उसको प्रोटेक्ट करता है एंड वो एनहांस करता है कॉन्फिडेंस को इन द इंडियन कैपिटल मार्केट। तो बहुत ज़रूरी है टू बीइंग एथिकल। सो हम बता रहे हैं, है ना, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होने के साथ साथ एथिकल होना कितना इंपॉर्टेंट है उसके रीज़न बता रहे हैं। बिकॉज इट बिल्ड ट्रस्ट एंड रेपुटेशन, लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए ज़रूरी है, स्टेक होल्डर कॉन्फिडेंस के लिए ज़रूरी है, सोशल इम्पैक्ट लाता है यार, पर्सनल इंटीग्रिटी के लिए भी ज़रूरी है। सो यहाँ पे स्टेक होल्डर कॉन्फिडेंस की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या है,
सेबी की बात कर सकते हैं हम। सेबी हैज implemented stringent ethical regulations in the financial markets to protect investor interest and enhance confidence in Indian capital market। तो इसके लिए भी एथिकल होना जरूरी है ना। हम बात कर सकते हैं अबाउट दैट सोशल इम्पैक्ट लाता है यार एथिकल होना भी। सो अगर हम बात करें तो यहाँ पर डॉक्टर देवी सती का एग्जांपल दे सकते हैं, जिन्होंने एक अफोर्डेबल हेल्थ केयर फैसिलिटी की चेन खड़ा किया है ना। बट उसके साथ जो एथिकल प्रिंसिपल्स इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किए टू प्रोवाइड एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर है ना टू अंडर सर्व कम्युनिटीज़, वो एक तरह से सोशल इम्पैक्ट लाता है भाई। सो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होने के साथ साथ है ना एथिकल भी होना बहुत ज़रूरी है। So it brings what? Social impact. For example, Dr. देवी शेट्टी तो मैं 4-5 एग्जांपल देना, आप इसमें से 2 एग्जांपल लिख सकते हो यार, बिकॉज कंटेंट तो यही रखना है। जितना ज़्यादा कंटेंट दिमाग से हटाओगे चीज़ें उतनी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाएगी और एग्ज़ाम में उतना ही कम लिख पाओगे। ठीक है, तो हमको चीज़ें लिमिटेड रखनी है और उसको बार बार रखना है, हर जगह यहाँ पे इस्तेमाल करने की कोशिश करनी है। सो दी डॉक्टर देवी शेट्टी फाउंडर ऑफ रनारा हेल्थ चेन ऑफ अफोर्डेबल हेल्थ केयर फैसिलिटीज डेमोन्स्ट्रेट वॉट? Demonstrate ethical principles by providing accessible and affordable healthcare to underserved communities। Making a significant social impact। ठीक है, सो दस लास्ट में कंक्लूड कर सकते हैं मेंशनिंग दैट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी एथिकल, है ना प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होने के साथ एथिकल भी होना जरूरी है। बिकॉज while an ethical and highly competent person is seen as an ideal, a person with no ethical principle and high professional competence can become a bane for the society। ठीक है, तो इस प्रकार से कंक्लूड कर सकते हैं भाई। while an ethical and highly competent person is seen as an ideal, a person with no ethical principles and high professional competency can become a bane। श्राप बन सकता है। कॉम्पिटेंट है लेकिन एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं समझ रहा है तो श्राप भी बन सकता है। ठीक है, सो इस प्रकार से हम कंक्लूड कर सकते हैं भाई। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन देखो मैंने थोड़ा बड़ा लिखा है, आप छोटे मोटे 2 एग्जाम्पल कट कर सकते हो। ठीक है, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैल्यूज एंड एथिक्स, इन व्हाट वे इट इज़ इंपॉर्टेंट टू बी एथिकल अलॉन्ग विद बीइंग प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट। ठीक है, तो पहले तो हमने इंट्रोड्यूस किया बाय गिविंग द डेफिनेशन ऑफ एथिक्स एंड वैल्यूज। एथिकल
वैल्यूज़ का होना क्यों जरूरी है भाई? प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होने के साथ साथ बिकॉज इट बिल्ड ट्रस्ट एंड रेपुटेशन, जहाँ पे टाटा ग्रुप का एग्जांपल दिया है ना। रतन टाटा जो थे वो एक तरीके से एथिकल प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करने के लिए जाने जाते हैं, और इसी एथिकल प्रिंसिपल्स में होल्ड करने की वजह से लाइक इंटीग्रिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनका एक ब्रांड वैल्यू बनाया भाई ग्लोबली, है ना, एक स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन अर्न कर पाए हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है भाई एथिकल होना प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट के साथ। बिकॉज फॉर एग्जांपल हमने जो इन्फोसिस के एग्जांपल दिया, जहाँ पे नारायण मूर्ति जी के जो ट्रांसपेरेंसी एंड इंटीग्रिटी का जो कॉन्सेप्ट था, मतलब जो एथिकल वैल्यूज़ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उनके लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड सक्सेस में। स्टेक होल्डर कॉन्फिडेंस भी बहुत जरूरी है भाई। फॉर एग्जांपल आप समझना, सेबी जो है एथिकल प्रिंसिपल्स के स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन के लिए जाना जाता है ना, जिससे एक तरह से क्या होता है, प्रोटेक्ट करता है, ये चीज़ को प्रोटेक्ट करता है किसको, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को, इंडियन कैपिटल मार्केट के इन्हांस करता है, दूसरे लोगों का कॉन्फिडेंस इसके ऊपर, सोशल इम्पैक्ट भी क्रिएट करता है। यार आप अगर एथिकल रहते हो तो फॉर एग्जांपल हम बात की डॉक्टर देवी शेट्टी की, जिन्होंने जो हेल्थ केयर जो फैसिलिटी थी, नारायणा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, जो चेन ऑफ हेल्थ केयर, अफोर्डेबल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बनाई, है ना, वो क्या करते हैं भाई, एक अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल फॉर्म में हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं टू दी, हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो अंडर सब कम्युनिटीज़ हैं उनको। तो एक तरह से आप जब एथिकल रहते हो, है ना, कॉम्पिटेंट होने के साथ साथ, तो आप क्या कर सकते हो भाई, है ना, आप यहाँ पे सोशल इम्पैक्ट भी डाल सकते हो बहुत सिग्निफिकेंट। लास्ट में हमने कंक्लूड किया भाई, अगर आदमी एथिकल है, कॉम्पिटेंट होने के साथ साथ एक आइडियल पर्सन है, बट अगर आदमी इनएथिकल है ना, एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रहा है और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है, तो एक बेन है, बेन फॉर द सोसाइटी, मतलब श्राप है, बिकॉज वो नुकसान ही करेगा। यहाँ पे हम एक और चीज़ बोल सकते हैं कि देखो भाई, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होने के साथ साथ एथिकल होना क्यों जरूरी है? बिकॉज इट ना एक तरह से पर्सनल इंटीग्रिटी भी लाता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे किरण बेदी जी का एग्जांपल दे सकते हैं, जो कि फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर थी। तो उन्होंने बताया कि देखो यार, जो एथिकल कंडक्ट है, इंटीग्रिटी है, कमिटमेंट टू सोशल जस्टिस कितना इंपॉर्टेंट है ना, तो एक तरह से रोल मॉडल बन सकती है फॉर एथिकल लीडरशिप इन इंडिया, है ना। सो इस प्रकार से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज पर्सनल इंटीग्रिटी लाता है यार, एथिकल वैल्यूज़ जो हैं वो, है ना, सेल्फ रेस्पेक्ट को बढ़ाते हैं, एक मॉरल पर्पस जिंदगी के अंदर लाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस आंसर कंक्लूड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है यार? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग टर्म्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक सर्विस? कुछ टर्म्स दिए हैं, 5 टर्म दिए हैं भाई, हर टर्म के लिए 3 मार्क्स हैं एंड 15 मार्क्स टोटल पे क्वेश्चन का है हमारे पास। ये जो 5 टर्म है, लाइक इंटीग्रिटी, परसिवरेंस, स्पिरिट ऑफ सर्विस, कमिटमेंट एंड करेज ऑफ कन्विक्शन, इन पे शॉर्ट नोट टाइप लिखना है ना। 3-3 मार्क्स के हर आदमी है, ठीक है, हर क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रिटी के ऊपर बात करेंगे, परसिवरेंस, स्पिरिट ऑफ सर्विस, कमिटमेंट, करेज ऑफ कन्विक्शन। तो कैसे लिख सकते हैं भाई? सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट पब्लिक सर्विस है क्या, एंड हर टर्म्स के बारे में बताएंगे, उसका पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस बताएंगे और एग्जाम्पल के साथ सब्सटेंशिएट करेंगे। बॉडी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, टर्म्स की सिग्निफिकेंस को बताएंगे विथ एग्जाम्पल्स। लास्ट में कंक्लूड कर सकते हैं भाई। कंक्लूजन में तो जरूरत नहीं होती, बिकॉज आप समझना 150 वर्ड 250 वर्ड में लिखते लिखते इतना सारे टर्म्स का ये हो जाएगा, ठीक है। तो कंक्लूजन में आप समझ सकते हो कि कंक्लूजन में इनके ऐसे पब्लिक सर्विस और इनका रिलेशन बता सकते हैं, टर्म्स का एंड पब्लिक सर्विस का रिलेशन बिटवीन, बट जरूरी नहीं है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ रिलेशन बिटवीन दिस टर्म्स एंड पब्लिक सर्विस। सो पब्लिक सर्विस है क्या भाई? पब्लिक सर्विस इज नोबल एंड एसेंशियल अंडरटेकिंग, जहाँ पे एक इंडिविजुअल को कुछ सर्टेन क्वालिटीज़ होनी चाहिए यार, जिससे वो सर्व कर पाए द नीड्स ऑफ द कम्युनिटीज़। पब्लिक सर्विस इज अ noble and essential undertaking that requires individuals possess certain qualities and values in order to effectively serve the needs of the community.
ओके, इससे पहले हमारे पास जो टर्म बताना है वो बताना किसके बारे में है, इंटीग्रिटी के बारे में यार। तो इंटीग्रिटी है क्या, पहली बात तो है ना, इंटीग्रिटी का मतलब है टू बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स एंड इट इज़ डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन नोबडी इज वाचिंग। It is the quality of being honest and having strong moral principles and it is doing the right things even when nobody is watching। ठीक है, तो जैसे इंटीग्रिटी को मैं जो हम हर चार्ट से मैं समझाता हूँ, ये है इंटीग्रिटी यार। इंटीग्रिटी मतलब आप जो कि सोचते हो, आप जो फील करते हो और आप जो करते हो, इसकी बीच की चीज़ें, यही है इंटीग्रिटी। सो इंटीग्रिटी के बारे में हमने बता दिया। एग्जांपल देना चाहो तो आप एग्जांपल दे सकते हो ऑफ एम विश्वेश्वरैया, जिन्होंने 2 सेपरेट कैंडल्स को, है ना, ईच वर्क एट ऑफिस एंड वर्क ड्यूरिंग दी वर्किंग आवर्स। पर्सनल वर्क के लिए एंड ऑफिस आवर के लिए 2 डिफरेंट कैंडल्स का इन्होंने इस्तेमाल करते थे, जो वो एग्जाम्पल है इंटीग्रिटी का यार। सो परसिवरेंस, अगर एग्जाम्पल परसिवरेंस की बात करें, so what is perseverance? It is the quality of the character to say or to stay firm on the path of one's duty। आप अपने लक्ष्य पे, अपने ड्यूटीज़ पे, है ना, आप लगे रहो जिम्मे, है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं यार, परसिवरेंस बोलते हैं। इट रेफर्स टू द क्वालिटी ऑफ द character to stay firm on the path of one's duty। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात कर सकते हैं। ही डेमोन्स्ट्रेट परसिवरेंस इन यूनाइटिंग द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस, है ना, बाय इंटीग्रेटिंग वेरियस प्रिंसली स्टेट्स इनटू इंडियन यूनियन। है ना, डेमोन्स्ट्रेटेड perseverance in uniting the country after independence by integrating various princely states into the इंडियन यूनियन। तो ये परसिवरेंस हो गया। सी, एक और टर्म की बात करनी है, स्पिरिट ऑफ सर्विस की। सो स्पिरिट ऑफ सर्विस की बात करें तो व्हाट इज स्पिरिट ऑफ सर्विस यार, तो नाम से ही समझ आ रहा है, इट इज़ द क्वालिटी ऑफ कैरेक्टर दैट एनकरेज वन टू परस्यू द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, है ना, विथ डिवोशन। इट refers to the quality of the character that encourages one to pursue the goals of the organization with डिवोशन। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं एग्जाम्पल्स की। अगर हम बात करें तो जो अरुणाचल प्रदेश के जो एक ऑफिसर थे, है ना, उन्होंने बहुत सारे पैसा आपस में किस पब्लिक फंडिंग से पैसा लाया और जो स्कूल की जो रोड्स थी उसको रिपेयर कराए। ठीक है, सो
ये हर महीने 1500 रुपये एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस के लिए, है ना, इन्होंने जुटाया, जो जिससे 2 लाख के फंड अलाउंड करेक्ट कर लिए, है ना। और हर मंथ एक लॉटरी होता था जहाँ पे स्कूल इज पिक्ड फॉर माइक्रो इंफ्रास्ट्रक्चर रिपेयर। तो कैसे एक स्पिरिट ऑफ सर्विस को आप दे सकते हो अपने क्वालिटी के लिए, तो ये हमको समझा रहा है यार। सो यहाँ पे एग्जांपल की बात कर सकते हैं। नाम फेमस है भाई विद प्रोजेक्ट 37। This lacks to repair schools, builds roads। तो ये क्या बता रहा है, स्पिरिट ऑफ सर्विस को बता रहा है। हमारे पास कमिटमेंट की बात कर सकते हैं यार, ठीक है। कमिटमेंट का मतलब क्या है, इट इज़ डेडिकेशन एंड पैशन टुवर्ड अ पर्टिकुलर टास्क। इट इज़ द dedication and passion toward a particular task। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर सकते हैं अबाउट गांधी जी कमिटमेंट, है ना, टू, है ना, लीव अ लाइफ ऑफ सत्य एंड अहिंसा एंड, है ना, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ के बाद भी इन्होंने अपना रास्ता नहीं छोड़ा, उसकी बात कर सकते हैं। डिस्पाइट न्यूमरस डिफ़िकल्टी। इसी तरह से आप समझना व्हाट इज डेडिकेशन यार, परसिवरेंस प्लस कमिटमेंट इज डेडिकेशन, ठीक है। सो चौथा के बाद पांचवा लास्ट टर्म क्या है, करेज ऑफ कन्विक्शन। तो करेज ऑफ कन्विक्शन का मतलब क्या है, इट इज द क्वालिटी ऑफ माइंड दैट इनेबल्स वन टू फेस डेंजर with self-possession, confidence and resolution। The state of mind that enables one to face danger with self-possession, confidence एंड रेजोल्यूशन। एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पे हम सत्येंद्र दुबे के एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं, जिनका एग्जाम्पल जब तक दुनिया रहेगी तब तक इनका एग्जाम्पल सामने रहेगा यार, है ना। इतने बार इनका एग्जाम्पल मैं दे चुका हूँ। सत्येंद्र दुबे एक आईएएस ऑफिसर नहीं थे, आईईएस इंजीनियरिंग सर्विस वाले ऑफिसर थे, है ना। जो गोल्डन कोऑर्डिनेटर हाईवे बन रहा था, जो करप्शन को इन्होंने एक्सपोज किया। सत्येंद्र दुबे जो कि एक हमारे पास सत्येंद्र दुबे एन आईएएस ऑफिसर, है ना, हु एक्सपोज्ड करप्शन इन्वॉल्व्ड इन द गोल्डन क्वाड्रिलैटरल हाईवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। तो इन्होंने एग्जांपल दिया ऑफ करेज ऑफ कन्विक्शन, बिकॉज इन्होंने करप्शन को जो एक्सपोज किया उससे इनकी जान भी चली गई यार। सो ये बताता है करेज ऑफ कन्विक्शन, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने 5 टर्म्स हमसे क्वेश्चन ने पूछा था। क्वेश्चन ने क्या बोला, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग्स इन टर्म्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक सर्विस। हमने इंटीग्रिटी की बात की, परसिवरेंस की बात की,
स्पिरिट ऑफ सर्विस की बात की, कमिटमेंट की बात की, करेज ऑफ कन्विक्शन की बात की। पहले तो पब्लिक सर्विस है क्या भाई, एक नोबल एंड एसेंशियल अंडरटेकिंग है जहाँ पे कुछ सर्टेन क्वालिटीज़ की जरूरत पड़ती है अगर आप कम्युनिटीज़ की नीड्स को सर्व करना चाहते हो तो। इंटीग्रिटी के अंदर हमारे पास इंटीग्रिटी मतलब क्या है, बीइंग ऑनेस्ट होना है ना, मॉरल प्रिंसिपल्स पे खड़ा रहना, अगर कोई वॉच नहीं कर रहा है फिर भी, मतलब आप जो सोचते हो है ना, जो फील करते हो, जो करते हो, उसके बीच की जो चीज़ें हैं वो इंटीग्रिटी कहलाती है यार। परसिवरेंस का मतलब क्या है, इट इज़ टू स्टे फर्म, अपने रास्ते पे चलते रहना, इस कॉल्ड परसिवरेंस। एग्जाम्पल दिया हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जहाँ पे जिन्होंने इंडिपेंडेंस इंडिया के बाद यूनाइट किया प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन यूनियन में। स्पिरिट ऑफ सर्विस की बात की तो हमने अरुणाचल प्रदेश के एक ऑफिसर्स की बात की जहाँ पे इन्होंने पब्लिक फंडिंग से पैसा इकट्ठा किया, लाखों रुपए इकट्ठा कर लिया और उसको स्कूल रिपेयर करने में, रोड बनाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। कमिटमेंट की बात करें, कमिटमेंट का मतलब क्या है, डेडिकेशन टुवर्ड अ पर्टिकुलर टास्क। फॉर एग्जांपल हमने गांधी जी का एग्जांपल दिया कि उन्होंने सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलते रहे बहुत सारी डिफिकल्टीज आने के बावजूद भी। लास्ट हमारे पास क्या, करेज ऑफ कन्विक्शन मतलब क्या है, डेंजर है ना, डेंजर में भी अपने आप को संभाल के रखना, कॉन्फिडेंस रखना, इस कॉल्ड करेज ऑफ कन्विक्शन। जहाँ पे हमने एग्जांपल दिया सत्येंद्र दुबे जी का है ना, जिन्होंने करप्शन को एक्सपोज करने के बाद भी इनकी जान चली गई, तो एक तरह से गोल्डन कोऑर्डिनेटर हाईवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इनका नाम आता है। क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इंडिकेट 2 more attributes which are considered or which you considered important for public service and justify your answers। ठीक है, हमको बात किसी करनी है यार, 2 more attributes की बात करनी है, जो ऊपर में बताया गया उनकी बात नहीं करनी, बिकॉज ऊपर में भी कुछ एट्रीब्यूट्स की बात की जा रही है, लाइक इंटीग्रिटी, परसिवरेंस, स्पिरिट ऑफ सर्विस, कमिटमेंट, करेज ऑफ कन्विक्शन, ये सब चीज़ की बात नहीं करनी है। ठीक है, सो हमको बात करनी है 2 more attributes which you can consider important for public service and justify your answer। तो सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं यार, इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं भाई, जो उसमें बताया था पब्लिक सर्विस के बारे में थोड़ा सा बता के यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने जो पिछले क्वेश्चन में किया आप इस क्वेश्चन में नहीं कर सकते, बिकॉज एवरी क्वेश्चन इज अ न्यू, है ना, नए तरीके से आप उसको करो, ऐसा जरूरी नहीं है। जो पिछले तरीके से भी किए उसी को भी कर सकते हो, बिकॉज एक नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ेगा हमको इस आंसर को भी। बॉडी के अंदर हमको क्या बताना है यार, इंपॉर्टेंस ऑफ, है ना, जो उसमें नहीं बताया, लेकिन वहाँ पे हमारे पास बहुत सारे चीज़ों की बात की जा रही थी, लाइक कमिटमेंट, इंटीग्रिटी, परसिवरेंस, स्पिरिट ऑफ सर्विस, करेज ऑफ कन्विक्शन। यहाँ पे हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम दूसरे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे, लाइक इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टीशनशिप। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंस ऑफ impartiality and नॉन पार्टीशनशिप इन सिविल सर्विसेज, है ना, या फिर बाकी जो आप समझ लो कि मैं यहाँ पे इन दोनों की बात करेंगे और इसको सब्सटेंशिएट करेंगे विद एग्जांपल्स यार, एंड लास्ट में कंक्लूड कैसे करेंगे, वे कंक्लूजन में हम कंक्लूड करेंगे विद अ वे फॉरवर्ड। तो एक चीज़ बता के यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, मेंशनिंग दैट अगर हम पब्लिक सर्विस की बात करें तो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं भाई जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यू किए जाते हैं एंड बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं भाई, है ना, फॉर द कमिटमेंट टू द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, है ना। अगर हमने क्या किया, इन एट्रीब्यूट्स को जो पहले दिए थे उनके अलावा यहाँ पे हमने इनको यहाँ पे एक्सपांड किया, है ना। सो एक तरह से बिलीफ जगाएगा लोगों का पब्लिक सर्विस के ऊपर। सो यहाँ पे हम चलो छोटा सा जो उसी और उस आंसर को इस आंसर से हम कंक्लूड करते हैं, मतलब उस आंसर को इस आंसर जोड़ कर लिखते हैं इसको, इन द रिल्म्स ऑफ पब्लिक सर्विस देयर आर सेवरल एट्रीब्यूट्स that are highly valued and essential for individuals committed to serving the needs and interest of the public। इसमें हमारे पास ये बहुत सारे बातें हैं जो पिछले बार हमने बात की थी, उसके अलावा भी हम बात करेंगे, लाइक इम्पॉर्टेंस ऑफ इम्पार्शियलिटी,
सो इम्पार्शलिटी इम्प्लाइज दैट जो बिहेवियर या फिर किसी भी ट्रीटमेंट है, बिहेवियर या फिर ट्रीटमेंट ऑफ अ ब्यूरोक्रेट है ना, किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या फिर किसी एक एंटिटी के ऊपर है ना, यहाँ पे फेवर्ड ना हो, है ना, इट शुड बी बेस्ड ऑन मेरिट ना। ट्रीटमेंट any individual or entity has to be exclusively based on merit। अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो जो इम्पार्शलिटी है वो सिविल सर्विसेज में इसका इम्पोर्टेंस क्या है यार? पहले तो इट कीप्स अवे फ्रॉम कंट्रोवर्सी, बिकॉज आपने सारे स्कोप को रिमूव कर दिया, बिकॉज नेचुरल नेचर क्या है ऑफ द वर्क विल कीप इशू अवे फ्रॉम द पब्लिक फनफेयर। सो और क्या इंपॉर्टेंस है भाई? इट अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। इम्पार्शियलिटी आपको एक तरह से आप जब फॉलो करते हो तो यू आर होल्डिंग व्हाट, यू आर होल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। सो एक तरीके से रूल ऑफ लॉ को एंड एक तरह से रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करने में आप हेल्प कर रहे हो यार, एंड जो ऑथोरिटेटिव गवर्नमेंट है उसको आप रोक रहे हो। तीसरा इंपॉर्टेंस आप बोल सकते हो इम्पार्शियलिटी का कि इट हेल्प इन मेजोरिटेरियनिज्म प्रिवेंशन। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपने माइनॉरिटी को सप्रेस कर दिया। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल को अगर आप एक तरह से इम्पार्शियलिटी के एथिकल एट्रीब्यूट्स की एटीट्यूड्स की बात करो तो हमारे पास जो इंडिया है एक डाइवर्स कंट्री है यार, जहाँ पे माइनॉरिटी की वॉइस को सप्रेस कर दिया जाता है जनरली, है ना। बट एक सिविल सर्वेंट को क्या होना चाहिए? इट शुड बी इम्पार्शियल, ठीक है, किसी भी मेजोरिटी के इंटरेस्ट के ऊपर काम नहीं करना है। सो इट अपहोल्ड और अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज तो है ही है, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स ऑफ लॉ को फॉलो तो करता ही करता है। अगर आप इम्पार्शियलिटी को अगर आप फॉलो कर रहे हो, बिकॉज यू आर मेकिंग अ फेयर जस्ट एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट, ठीक है ना। सो आप क्या करो, एक तरह से मेजोरिटेरियनिज्म को प्रिवेंट भी कर रहे हो। मेजोरिटी के इंटरेस्ट को आप माइनॉरिटी के ऊपर थोपना नहीं है, बिकॉज इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री यार, है ना। दुनिया में जब जब यहाँ पे मेजोरिटेरियनिज्म की तरफ ज़िंदगी बढ़ी है, गवर्नमेंट बढ़ा है, उसने अपना डाउनफॉल ही देखा है, इतिहास गवाह है, ठीक है। सो इम्पार्शियलिटी की हमने बात की यार, ठीक है। इम्पार्शियलिटी के बाद हम बात कर सकते हैं नॉन पार्टीशनशिप की। दोनों अलग अलग हैं, लोग एक ही चीज़ समझते हैं, है ना। इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टीशनशिप, ये क्या है भाई? नॉन पार्टीशनशिप का जो एथिकल एट्रीब्यूट है, इट मीन्स व्हाट, है ना, इट मीन्स दैट द ऑफिसर जो है वो अपने काम को बिना कोई डर के, बिना कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करे के करे, ठीक है। सो नॉन पार्टीशनशिप implies that the officer is to do his task without any fear of or favor to any political party। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है भाई? ना इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग नॉन पार्टीशन इन सिविल सर्विसेज, पहली बात तो है इट मेंटेन ट्रस्ट,
ओके। एंड एक तरह से ये हेल्दी रिलेशन बना के रखता है यार, है ना? उनकी जो रिलेशनशिप है उसको ट्रस्टवर्दी बनाता है। जब आदमी जो है मिनिस्टर से एडवाइस ले, है ना, तो एक तरह से आप समझना ना, उनको क्या बना रहा है यार, एक तरह से हेल्दी रिलेशन बना रहा है। बिकॉज हमारे पास फेथफुली ट्रस्टवर्दी यहाँ पे रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। हर आदमी से एक तरह से आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे सलाह लेना पड़ेगा, तब जाके आप एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हो। सो नॉन पार्टिशनशिप मेंटेन ट्रस्ट, इट मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप, इट हेल्प इन बेटर पॉलिसी फॉर्मुलेशन यार। ना इट ऑल्सो हेल्प इन अवॉइडिंग सेल्फ इंटरेस्ट, बिकॉज पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो होती है ना वो हार्म करती है हमको। हमको क्या होना चाहिए, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर, है ना, ज़्यादा फोकस नहीं करना है, अपने को एक होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करना है। सो इट हेल्प इन अवॉइडिंग सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है। सो लास्ट में कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट दिस क्वालिटीज जो हमने बताया, इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टिशनशिप, दिस क्वालिटीज फोस्टर ट्रस्ट and drive positive change and ensure the delivery of equitable and impactful public service to meet the evolving needs of the society. These qualities foster trust, drive positive change and ensure the delivery of equitable and impactful public service to meet the evolving needs of सोसाइटी। ओके, सो इस प्रकार से हमने आंसर कंक्लूड किया भाई। क्वेश्चन क्या था भाई, क्वेश्चन समझना जरूरी है। इंडिकेट 2 more एट्रीब्यूट्स विच यू कंसीडर्ड इम्पैक्ट और इम्पोर्टेंट फॉर पब्लिक सर्विस। याद रखना 2 more मतलब जो पिछले क्वेश्चन में दिए हैं उसकी बात नहीं करनी, ठीक है। वहाँ पे जो बात होगी उसको वहाँ रहने दो, यहाँ पे दूसरे एट्रीब्यूट्स की बात करनी है, ठीक है। सो जस्टिफाई आंसर मतलब जस्टिफाई मतलब आंसर को एग्जाम्पल से सब्सटेंशिएट करना जरूरी होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो हमने इंट्रोड्यूस किया कि देखो भाई ये जो एट्रीब्यूट्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, हाईली वैल्यूड होते हैं एट्रीब्यूट्स जो हैं पब्लिक सर्विस के अंदर, एंड दिस मस्ट बी कमिटेड टूवर्ड द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, जिसमें हमने बात की ऑफ इम्पार्शियलिटी की, है ना। हमने बात की नॉन पार्टिशनशिप पे, तो इम्पार्शियलिटी का मतलब क्या है, ऐसा बिहेवियर विच इज़ एक्सक्लूसिवली बेस्ड ऑन मेरिट, ठीक है। हमने इंपॉर्टेंस की बात की कि अगर आप इम्पार्शियलिटी को फॉलो करते हो सिविल सर्विसेज के अंदर तो इट विल कीप अवे, है ना, यू फ्रॉम कंट्रोवर्सीज, है ना। आप जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को अपहोल्ड कर रहे हो, मेजोरिटेरियनिज्म को प्रिवेंट कर रहे हो यार। हमने बात की अबाउट नॉन पार्टिशनशिप। यहाँ पे इन नॉन पार्टिशनशिप का मतलब क्या समझते हो यार, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में या फिर उससे डर के काम नहीं करना है, इस कॉल्ड नॉन पार्टिशनशिप। इससे क्या होता है, एक तरह से आप ट्रस्ट मेंटेन करते हो यार पब्लिक का, है ना, एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के ऊपर। आप एक तरह से हेल्दी रिलेशनशिप बना सकते हो पब्लिक और आपसे, गवर्नमेंट से है, गवर्नमेंट से, बिकॉज आप किसी पर्टिकुलर पार्टी को फेवर नहीं कर रहे हो या फिर किसी से डर नहीं रहे हो। सो इट विल हेल्प यू इन बेटर पॉलिसी फॉर्मुलेशन ऑल्सो, और एक तरह से सेल्फ इंटरेस्ट को, बिकॉज यू आर नॉट, है ना, किसी भी एक मेजोरिटी पार्टी के जो रूलिंग पार्टी होगा या फिर अपोजिशन पार्टी, किसी की पार्टी के इंटरेस्ट पे काम नहीं कर रहे हो, आप अपने एक तरह से मेरिट पे काम कर रहे हो ना यार, है ना। सो एक तरह से क्या होगा, सेल्फ इंटरेस्ट को आप अवॉइड कर सकते हो, अपने ऊपर नहीं कर रहे हो, उनके जो चीज़ें बनाई गई उसी को आप लागू कर रहे हो। सो हमने लास्ट में कंक्लूड किया कि ये जो क्वालिटीज़ हैं ऑफ इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टिशनशिप एक तरह से ट्रस्ट मेंटेन करते हैं यार, पॉजिटिव चेंज लाते हैं इंस्टीट्यूशन के अंदर, है ना, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर, एंड एक तरह से सर्विस डिलीवरी को इंश्योर करते हैं, विच कैसे होगा वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में होगा, इम्पैक्टफुल
फॉर्म में होगा सर्विस, है ना, जो कि नीड्स के ऊपर बेस्ड हो सोसाइटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सम पीपल फील दैट वैल्यूज कीप चेंजिंग विद टाइम्स एंड सिचुएशन while others strongly believe that there are certain universal and eternal human values give you perception in the regard with due justification। ठीक है, तो हमसे बोला जा रहा है कि कुछ लोग मानते हैं कि वैल्यूज़, हमको ले दे के वैल्यूज़ के ऊपर बात करनी है। कुछ लोग मानते हैं वैल्यूज़ समय के साथ बदलते हैं, और कुछ लोग मानते हैं कुछ यूनिवर्सल वैल्यूज़ होते हैं जो हमेशा सेम रहते हैं, है ना। आपके परसेप्शन में दोनों को एनालाइज करना है यार, एंड दोनों को जस्टिफाई करना है। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं यार। सम पीपल फील्स दैट वैल्यूज़ कीप चेंजिंग विद टाइम्स एंड सिचुएशन व्हाइल अदर स्ट्रांगली बिलीव दैट दिस आर सर्टेन और देयर आर सर्टेन यूनिवर्सल एंड इटर्नल ह्यूमन वैल्यूज़। ठीक है, गिव योर परसेप्शन इन दिस रिगार्ड विद ड्यू जस्टिफिकेशन। तो सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं? वी कैन इंट्रोड्यूस, कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं भाई? वी कैन इंट्रोड्यूस बाय राइटिंग अबाउट वैल्यूज। बॉडी के अंदर हम किसकी बात कर सकते हैं? बॉडी के अंदर हम बात कर सकते हैं, एनालाइज करेंगे डिफरेंट पर्सपेक्टिव को यार। है ना, यहाँ पे एक तरह से डायनेमिक इन यूनिवर्सल वैल्यूज की बात करेंगे, एंड हर चीज़ का एग्जांपल्स देंगे यहाँ पे हम। इसके भी एग्जांपल्स, इसके भी एग्जांपल्स। लास्ट में कंक्लूजन में हम क्या करेंगे? कंक्लूड करेंगे विथ गिविंग द सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यूज, यार कितनी जरूरी है ये, उसकी बात करेंगे यहाँ पे। सो स्टार्ट करते हैं आंसर को बाय मेंशनिंग दैट, देखो वैल्यूज और ऐसे क्वालिटीज होती हैं, है ना, या फिर ऐसे आइडियाज बोल सकते हो जो कि इंसान को गाइड करते हैं यार, रास्ता दिखाते हैं टुवर्ड एनी बिहेवियर, एंड इट डिफाइंस हु यू आर। वैल्यूज आर द क्वालिटीज एंड आइडियाज दैट हेल्प guide our behavior and defines who we are, ना। जैसे कि यहाँ पे वैल्यूज जो है बहुत सारी चीज़ों से आती है, लाइक बिलीफ, आप किसी पे बिलीव करते हो, और सब वैल्यूज के एग्जांपल्स की बात करें तो लाइक अचीवमेंट हो गया, है ना, ऑनेस्टी हो गया, परसिवरेंस हो गया। Some examples of values are compassion, honesty, respect, perseverance, etc. ठीक है ना। अब दो तरह की बात करनी है कि यहाँ पे इंसान बदलने के साथ साथ, सिचुएशन बदलने के साथ साथ क्या वैल्यूज बदलती है? यस, दे चेंज। जैसे कि एक महान विलियम ब्लैंक जो कि एक इंग्लिश पोएट थे, उन्होंने बोला, द मैन हु नेवर अल्टर हिज ओपिनियन इज लाइक स्टैंडिंग वाटर एंड ब्रीड्स रेप्टाइल ऑफ द माइंड। मतलब समझना, रुके हुए पानी में ही सब गंदगियाँ होती हैं। ठीक है, अब गंदगियाँ होती है वहाँ पे रेप्टाइल्स जन्मते हैं। सो इसीलिए आदमी को अपने ओपिनियन को चेंज करते रहना चाहिए, ऐसा बोलते हैं लोग। तो महान कवि का कोट है भाई, द मैन हु नेवर alter his opinion is like what? Is like standing water. एंड स्टैंडिंग वाटर में ही तो क्या होते हैं? रेप्टाइल्स उत्पन्न होते हैं, ब्रीड करते हैं, एंड रेप्टाइल्स ऑफ द माइंड। बिकॉज अगर आदमी अपनी सोच को नहीं बदलेगा
तो उसकी जो सोच की सोचने की क्षमता है वो भी रुक जाती है, ठीक है। सो द मैन हु नेवर अल्टर्स हिज ओपिनियन इज लाइक स्टैंडिंग वाटर एंड ब्रीड्स रेप्टाइल इन द माइंड। ये किसने कहा था? एक इंग्लिश पोइट थे, विलियम ब्लैंक, उन्होंने कहा था। महान इंग्लिश पोइट है यार। तो क्या समझ आता है इस चीज से? बिकॉज ओवर टाइम रिपीटेड पॉजिटिव एंगेजमेंट ऑफ वैल्यूज इज लाइकली टू स्ट्रेंथन देम, ठीक है। हमारी जो लाइफ है दे प्रोवाइड कंटिन्यूअल अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ ऑफ सर्टेन वैल्यूज, है ना। आवर लाइफ हैज ऑल्सो समथिंग टू पुट कॉन्स्टेंट ऑन सर्टेन वैल्यूज, है ना। पीपल्स वैल्यू टेंड टू चेंज ओवर टाइम एज वेल बिकॉज वैल्यूज दैट सुटेड यू एज चाइल्ड चेंज एज यू बिकम ओल्ड। और मतलब समझना, आप जैसे छोटे होते हो उसकी जो वैल्यूज होती है, आप बढ़ते हो तो वो चेंज होती है, बिल्कुल होती है यार, है ना। चेंज क्यों होती है भाई? दे चेंज बिकॉज वी वांट देम टू चेंज, है ना। और समटाइम्स यहाँ पे अपने आप भी चेंज हो जाते हैं बिकॉज न्यू नॉलेज और एक्सिस्टिंग प्रॉब्लम्स या फिर टेक्निक्स जो हैं नए 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 एरिया में जो हम काम करने जाते हैं, तो दैट लीड्स टू चेंज इन आवर वैल्यूज। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ओवर टाइम्स repeated positive engagement of values is likely to strengthen them. Our lives provide continual opportunities for the growth of certain values, and also our lives also sometimes put constraint on certain values. हम ऐसा ही बोल सकते हैं बिकॉज न्यू नॉलेज अबाउट existing problems or techniques and completely new areas of work has also led to change in our values. ये तो पहले वाले जो कि बोलते हैं कि यस वैल्यूज चेंज होते हैं। अब दूसरे जो बोलते हैं ये दो, नो दे डू नॉट चेंज, ठीक है। तो ये चेंज होते हैं, ये बोल रहे हैं यार। अब जो लोग बोलते हैं चेंज नहीं होते, तो अब उनकी बात करते हैं यार। वो बोलते हैं कि देखो भाई, नहीं नहीं नहीं, कुछ यूनिवर्सल वैल्यूज होते हैं, है ना। दे डोंट चेंज बिकॉज दे प्रोवाइड अस मोटिवेशन। पहली बात तो है वैल्यूज आर यूनिवर्सल, ऐसा बोलते हैं ये, बट द मोटिवेशन दे प्रोवाइड टू अस इज ऑफ डिफरेंट डिग्री ना। वैल्यूज यूनिवर्सल है बट जो मोटिवेशन जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो डिफरेंट डिग्री के हैं, है ना। ऐसा नहीं कि इसका मतलब ये कि चेंज हो जाए। तो वो बोल रहे हैं पहले को आर्ग्यू को अपोज कर रहे हैं, मतलब वो बोल रहे हैं कि समय के साथ चेंज होते हैं, ठीक है। नहीं, ये बोल रहे हैं कि जो चेंज नहीं होते वाले लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं भाई, चेंज नहीं होते। जो यूनिवर्सल जो मोटिवेशन जो प्रोवाइड कर सकते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट डिग्री में प्रोवाइड करते हैं, वो चेंज हो सकते हैं भाई। जो यूनिवर्सल वैल्यूज है तो सेम रहते हैं, ऐसा बोल रहे हैं ये। सो वैल्यूज आर यूनिवर्सल बट द मोटिवेशन दे प्रोवाइड टू अस is of different degree and doesn't mean they change.
एक तरह से आप बोल सकते हो कि जो वैल्यूज़ है लाइक पीस, काइंडनेस, हार्ड वर्क, परसिवरेंस, है ना, ये स्टिल रिलेवेंट होते हैं यार सम डिग्री एज फ्रॉम ओल्ड टाइम्स बिकॉज दे स्टिल रिमेन रिलेवेंट व्हेन वी डाई, जब हम मर जाते हैं तब भी। बिकॉज वैल्यूज डजंट चेंज बोल रहा है, बिकॉज ओनली देयर एक्सप्रेशन चेंजेस ऑन सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशन इन सब कल्चर एज वेल एज डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। जो प्रायोरिटीज असाइंड होती है ना, उसके वजह से ना एक्सप्रेशन चेंज होता है, वैल्यूज तो सेम रहती है ना। वैल्यूज आर एसेंशियल टू बाइंड आवर सेल्फ। only their expression changes depending on circumstances and situation। ठीक है, यहाँ पे हम एक कोट से कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट ओ ना ओपन योर आर्म्स टू चेंज बट डोंट लेट गो ऑफ योर वैल्यूज। जैसे दलाई लामा ने कहा था, ये बता रहा है कि देखो जो गुड वैल्यूज है ना वो चेंज नहीं होने चाहिए, दे आर इटर्नल। ओपन योर आर्म्स टू चेंज बट डोंट let go of your values। 14 दलाई लामा ने कहा था। ये हमको क्या बता रहा है यार, ये हमको बता रहा है कि जो गुड वैल्यूज हैं वो चेंज नहीं करने अपने को, दे आर नॉट सपोज टू चेंज। जो गुड वैल्यूज होते हैं ना, दे आर नॉट सपोज टू चेंज, दे आर इटर्नल। है ना, इटर्नल मतलब अनंत, है ना, एंडलेस, कभी भी खत्म नहीं होते, वैसे के वैसे ही रहते हैं। ठीक है, सो लास्ट में हम कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट द कंक्लूजन इज दैट वैल्यूज कैन एंड डू चेंज दो certain core values may be unaltered over a long period of time। एंड जो वैल्यूज़ जो हैं कोर वैल्यूज़ जो हैं उनको प्राइमरी वैल्यूज़ बोलते हैं। एंड चेंजिंग वन सेकेंडरी वैल्यूज़ जो चेंज होते हैं वो सब चीज़ें। जो सेकेंडरी वैल्यूज़ है इसके अंदर आप बोल सकते हो अबाउट नॉलेज, है ना, जो कि चेंज इन सोसाइटी एंड कल्चर के हिसाब से चेंज होते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से चेंज होते हैं। सो इन कंक्लूजन बोल सकते हैं the conclusion is that values can and do change though certain core values may be unaltered over a long पीरियड ऑफ टाइम्स। ठीक है, सो इस प्रकार से हमने कंक्लूड किया। भाई क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमारे पास सम पीपल्स फील दैट वैल्यूज कीप चेंजिंग विद टाइम्स एंड सिचुएशन व्हाइल अदर स्ट्रांगली बिलीव दैट देयर आर सर्टेन यूनिवर्सल एंड इटर्नल ह्यूमन वैल्यूज। गिव योर परसेप्शन इन दिस रिगार्ड विद ड्यू जस्टिफिकेशन। ठीक है, सबसे पहले हमने इंट्रोड्यूस की बात की, वैल्यूज़ की बात की। वैल्यूज़ क्या होते हैं, ऐसे आइडियाज़ या फिर क्वालिटी जो कि हमको गाइड करते हैं हमारे बिहेवियर्स को। एंड इसके अंदर हमारे पास वैल्यूज़ में आते हैं कंपैशन, ऑनेस्टी, रेस्पेक्ट, परसिवरेंस, है ना, जीनियसिटी, चैलेंजेस, केयरफुलनेस, ओपिनियन माइंडेडनेस, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो हमारे पास बात करने की, देखो भाई यस जो वैल्यूज़ होते हैं यस दे चेंज। जैसे कि हमारे पास इंग्लिश पोएट ने कहा था कि मैन हु नेवर आल्टर हिज ओपिनियन इज़ लाइक अ स्टैंडिंग वाटर, जहाँ पे क्या होते हैं रेप्टाइल्स ब्रीड करते हैं, ऐसे विलियम्स ब्लैंक ने कहा था।
सो एक तरह से ये बोलता है कि टाइम के साथ साथ आदमी की जो पॉजिटिव एंगेजमेंट है विद वैल्यूज़ है ना, लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड होते हैं उससे हमारे पास चेंज होती हैं चीज़ें, जिससे एक तरह से सर्टेन ग्रोथ आता है यार, वैल्यूज़ भी ग्रो करते हैं, है ना। सो उसके बाद हमने बताया कि देखो जो न्यू नॉलेजेस हैं वो अपने पास है ना चेंज करते हैं हमारे आइडियाज़, मतलब जो वैल्यूज़ हैं उनको, जो न्यू आइडियाज़ हैं वर्क के लिए, तो न्यू एरियाज ऑफ वर्क में हम जो काम करते हैं, नए नए जगह पे काम करते हैं, तो उससे भी हमारे पास वैल्यूज़ चेंज होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं नहीं भाई नहीं चेंज होते, बिल्कुल है ना, वैल्यूज़ चेंज होते हैं कुछ डिग्री में, बट ऐसा कुछ चीज़ें हैं जो कि चेंज नहीं होती, है ना। वैल्यूज़ जो होते हैं, मोटिवेशन बाहर एक तरीके से दिखावा जो है, मेन चीज़ें तो अंदर की चीज़ें तो सेम रही है, बिकॉज वैल्यूज़ डू नॉट चेंज, है ना, जो एक्सप्रेशन है वो चेंज होता है, ऐसे वो बोल रहे हैं ना। तो दलाई लामा का जो 11 दलाई लामा, उनका स्टेटमेंट यहाँ पे फेमस है यार, है ना। हम लोग बोलते हैं कि वैल्यूज़ जो है चेंज नहीं होने चाहिए, जो कोर वैल्यूज़ हैं वो चेंज नहीं होने चाहिए, बिकॉज ओपन योर आर्म टू चेंज बट डन, है ना, डोंट लेट गो ऑफ योर वैल्यूज़। ये बोलते हैं कि देखो भाई वैल्यूज़ जो होता है इटर्नल होते हैं, अनंत काल तक चलते हैं। लास्ट में मैंने कंक्लूड किया बाय मेंशनिंग दैट ना वैल्यूज़ कैन एंड डू चेंज, है ना, दो सर्टेन कोर वैल्यूज़ जो होने चाहिए वो अनअल्टर होना चाहिए, है ना, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है यार, व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। हर 2 साल में क्वेश्चन आता है भाई इमोशनल इंटेलिजेंस का। अभी तक मैंने बताओ +3 PYQs आ चुके हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर, 2022 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चन, 2013 तक के क्वेश्चन में। व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, हाउ कैन इट बी डेवलप्ड इन पीपल, हाउ डज इट हेल्प ऑन इंडिविजुअल्स इन मेकिंग एथिकल डिसीजन। ठीक है, कैसे इसको डेवलप कर सकते हैं, क्या ये होता है और कैसे इंडिविजुअल को एथिकल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो फिर से एक बार पढ़ते हैं, व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, हाउ कैन इट बी डेवलप्ड इन पीपल एंड हाउ डज इट हेल्प ऑन इंडिविजुअल इन मेकिंग एथिकल डिसीजन, है ना, हेल्प एन इंडिविजुअल है ये। सो सबसे पहले तो यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे यार बाय डिफाइनिंग अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस। बॉडी के अंदर हम क्या करना है भाई, हम मेंशन करेंगे कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप कर सकते हैं। ओके, हमको ये एक्सप्लेन करना है कि कैसे ये हेल्प करता है, हाउ इट हेल्प इन एथिकल डिसीजन मेकिंग। कंक्लूजन के अंदर हम एक तरह से एक वे फॉरवर्ड की फॉर्म में या फिर रिलेवेंस की बात कर सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस का इन पब्लिक लाइफ। या फिर लाइफ ऑफ पब्लिक सर्वेंट। सो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है भाई, इट इज़ द एबिलिटी टू चैनलाइज इमोशन फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पस। ठीक है, मतलब ये जो है दिमाग से सोचने की बात करता है क्या, बिल्कुल दिल के मुकाबले। इमोशनल इंटेलिजेंस is the ability to channelize emotions for constructive purpose. It is not to triumph of heart over head, rather it is unique intersection of both। मतलब जो मैंने बोला ना कि दिमाग से सोचना है दिल से नहीं, ऐसा नहीं है भाई, दोनों के सोच समझ के, दोनों के बीच का एक इंटरसेक्शन है ये।
सो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। नाउ हाउ इमोशनल इंटेलिजेंस कैन बी डेवलप, तो एक फ्लो चार्ट से इसको समझा सकते हैं। सो पहले तो इवेलुएट करना पड़ेगा यार, किसको? अपने एक्शंस को, बिहेवियर्स को, रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, नेगेटिव थॉट्स एंड इमोशन को, एक्सप्रेस करना पड़ेगा, थॉट्स को, व्यूज़ को, फीलिंग्स को, एम्फेथाइज करेंगे, किसको? फैमिलीज को एंड फ्रेंड्स को, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप कर सकते हैं। सब चीज़ें हैं यार। सो हमारे पास है ना इफेक्टिव कम्युनिकेशन से ट्रेनिंग टू अडॉप्ट, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ अवेयरनेस, ये सब चीज़ें हैं जो कि हमको हेल्प करती हैं, है ना, हाउ इमोशनल इंटेलिजेंस कैन बी डेवलप। तो यहाँ पे इसको छोटा छोटा करता हूँ मैं। सो इसमें हमने बात की हाउ इमोशनल इंटेलिजेंस कैन बी डेवलप्ड। ओके, सो यहाँ it can be developed by effective training और effective कम्युनिकेशन से डेवलप कर सकते हैं। ट्रेनिंग टू अडॉप्ट, है ना, मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब क्या है भाई, हमारे पास बाय मोटिवेटिंग अदर्स टू कम्युनिकेट हाउ दे फील, है ना, उससे। एंड ट्रेनिंग टू अडॉप्ट का मतलब क्या है, इट इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज देयर इमोशन ना, हमने बोला इमोशनल इंटेलिजेंस यही तो है। सो पीपल जब अडॉप्ट कर पाते हैं चेंजिंग इन्वायरमेंट में, है ना, उनको ट्रेन करके हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उनके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप कर सकते हैं। जब लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे चीज़ों का, तो भी हम क्या कर सकते हैं, एक प्रकार से इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप कर सकते हैं यार, है ना, बिकॉज दिस एनेबल द पीपल्स टू एक्सेप्ट हिज और हर फॉल्ट एंड वर्क अपॉन अल्टीमेटली, है ना, खुद पे काम करने में मदद करेगा, जिससे एक तरह से वो क्या करेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप होगा। और कैसे डेवलप कर सकते हैं भाई, सेल्फ अवेयरनेस, थोड़ा छोटा आंसर लिख रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा हूँ बिकॉज हमको समझना है यहाँ पे, है ना, बाय डेवलपिंग एम्पैथी, इस प्रकार से हम इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप कर सकते हैं। एंड कैसे ये हेल्प करता है भाई किसी भी इंडिविजुअल को एंड एथिकल डिसीजन मेकिंग, उसकी बात करें। सो हाउ डज it help in ethical decision मेकिंग। भाई देखो, जब भी हमारे पास कोई भी आदमी किसी भी सिचुएशन में फंसता है ना, फॉर एग्जांपल किसी गुस्से वाले सिचुएशन में, अ पर्सन कुड मेक एन अनएथिकल डिसीजन प्रमोट बाय दैट एंगर, है ना, कोई रैशनल डिसीजन नहीं ले पाता। सो
हम चीज़ समझते हैं कि ना इसका बहुत बड़ा रोल है भाई। डिसीजन मेकिंग एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि हमारे पास है ना, जब भी आदमी जो है इमोशनली इंटेलिजेंट डिसीजन लेता है तो वो एक तरह से लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द मोर स्किल्ड पर्सन is in dealing with his or her emotion, the more likely that person is to make more correct and ethical decisions. For example, when faced with a situation eliciting intense anger, a person could make an unethical decision prompted by that anger, rather than going through a rational multi-step process. Okay. तो इस प्रकार से हम बात करते हैं कि कैसे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई एथिकल डिसीजन मेकिंग। लास्ट में हम कंक्लूड कर सकते हैं मेंशनिंग दैट इन सिविल सर्विसेज देयरफॉर इमोशनल इंटेलिजेंस इज बेनिफिशियल टू मैनेज द इमोशन इन अ मैनर जो कि हेल्प करे इन प्रोडक्टिव आउटकम्स। Thus, in the civil services, ऐसे लिखते हैं, in the civil services, therefore, emotional intelligence is beneficial to manage the emotions in a manner that will be helpful to achieve productive आउटकम्स। ओके, सो इस प्रकार से हमने इसको कंक्लूड किया। भाई क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस एंड हाउ कैन इट बी डेवलप्ड इन पीपल्स, हाउ डज इट हेल्प एन इंडिविजुअल इन मेकिंग एथिकल डिसीजन। उससे पहले तो हमने डिफाइन किया इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। भाई हमारे जो इमोशंस हैं उनको चैनलाइज करना फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पसेस कॉल्ड एज इमोशनल इंटेलिजेंस। कैसे डेवलप कर सकते हैं भाई, इवेल्युएट करके अपने एक्शन को, बिहेवियर को, रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करके अपने नेगेटिव थॉट एंड इमोशन को एक्सप्रेस करके अपने इमोशंस को, है ना, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, है ना, एम्पैथाइज करके विद फैमिलीज एंड फ्रेंड, है ना, ये सब चीज़ें हम इफेक्टिव जब कम्युनिकेशन करेंगे तो इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप कर सकते हैं। ट्रेनिंग टू अडॉप्ट से हम क्या कर सकते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप कर सकते हैं। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी से, सेल्फ अवेयरनेस से, डेवलपिंग एम्पैथी से। तो ये हमने तो कवर किया ही किया, तो इसको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है यार, बिकॉज हमने जो फ्लो चार्ट है उसमें इसको कवर किया है। ठीक है, ज़्यादा नहीं करना है, बड़ा छोटा रखना है। यहाँ पे अगर आप दो तीन वर्ड ऐड करना चाहो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, सो ये जो कंक्लूजन से पहले अगर यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, बट हाँ ऐड करने के चाहे तो ऐड कर सकते हैं कि है ना, क्योंकि देखो जो जजमेंट्स हैं, है ना, दे आर फॉर्म इन आवर ब्रेन्स थ्रू प्रोसेस दैट आर जस्ट
नॉट बीइंग अंडरस्टैंड। इनफैक्ट मैनी इंस्टेंसेस जहाँ पर देखने को मिलता है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो कि मानते हैं कि डिसीजन मेकर्स जो हैं, है ना, उनको इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए, बिकॉज when emotions are elicited in any decision making, they are processed by abilities included under emotional intelligence. So decision involve the use of what, cognition, emotion in varying degrees। तो बहुत ज़रूरी है कि आदमी क्या करे, है ना, डिसीजन मेकिंग में एथिकली कॉम्पिटेंट रहे। सो उसके बाद हमने क्या बताया, हाउ इट कैन बी डेवलप्ड एथिकल डिसीजन मेकिंग, बिकॉज आप समझना जनरली आदमी, है ना, व्हेन जब स्किल पर्सन है, अगर अपने इमोशन के साथ डील करने में अच्छे हैं तो वो करेक्ट एंड एथिकल डिसीजन ले पाते हैं। एग्जांपल की बात की, ऐसी सिचुएशन, सपोज करो आपने एंगर में कोई डिसीजन लिया, जनरली तो हो सकता है कि वो अनएथिकल डिसीजन हो, रादर देन बीइंग बेस्ड ऑन सम रैशनैलिटी, है ना। और मल्टी स्टेप प्रोसेस जितने होते हैं उतने जल्दी मतलब उतना करेक्ट डिसीजन होता है यार, ठीक है। सो लास्ट में हम कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट ये बहुत ज़रूरी है कि अपने इमोशंस को मैनेज करें, तभी जाके हम प्रोडक्टिव आउटकम ला सकते हैं, मेनली इन सिविल सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द टर्म वॉइस ऑफ कॉन्शियंस, हाउ डू यू प्रिपेयर योर सेल्फ टू हेड टू द वॉइस ऑफ कॉन्शियंस। हमको बात किसी करनी है, वॉइस ऑफ कॉन्शियंस की बात करनी है। What do you understand about the term voice of conscience? How do you prepare yourself to head to the voice of conscience? ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं भाई, इस आंसर को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय गिव डिफाइनिंग अबाउट द वॉइस ऑफ कॉन्शियंस। सो डेफिनेशन ऑफ वॉइस ऑफ कॉन्शियंस की बात करेंगे। बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, कैसे वॉइस ऑफ कॉन्शियंस को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। उससे पहले तो हमको बताएंगे कि कैसे वॉइस ऑफ कॉन्शियंस हमको राइट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। हाउ वॉइस ऑफ कॉन्शियंस हेल्प इन राइट डिसीजन मेकिंग एंड हाउ, है ना, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं टू वॉइस ऑफ कॉन्शियस, मतलब अंतरात्मा की जो आवाज़ है उसको सुनने के लिए कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक, लास्ट में कंक्लूजन के अंदर हम कैसे कंक्लूड कर सकते हैं भाई, विद अ प्रोस्पेक्टिव वे अहेड। सो वॉइस ऑफ कॉन्शियंस क्या है यार, वॉइस ऑफ कॉन्शियंस वो हमारे दिमाग का वो पार्ट है जो हमको बताता है एक प्रकार से ना, फिजिकली पार्ट नहीं है, एक प्रकार से मैं बोल रहा हूँ व्हाट आर डूइंग इज मोरली राइट और रॉन्ग, ठीक है। वॉइस ऑफ कॉन्शियंस इज दैट पार्ट ऑफ आवर माइंड दैट tells us whether what we are doing is morally right or wrong। ओके, मतलब एक तरह से आप इसको एक अंतरात्मा की आवाज़ बोल सकते हो, जो इनर वॉइस है वो है ये, ठीक है। सो हाउ डज द वॉइस ऑफ कॉन्शियंस हेल्प करता है, उसकी बात करें राइट डिसीजन मेकिंग में, तो हाउ डज द वॉइस ऑफ conscience help in right decision making। पहले तो
अपने आप को ये रियलाइज़ करने में हेल्प करता है कि एक्सटर्नल इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, है ना। इगोसेंट्रिक परस्यूट्स अगर हम लेते हैं, है ना, तो क्या क्या दिक्कतें हमको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, उसको ये रियलाइज़ करने में हेल्प करता है। ऑल्सो, है ना, एक तरह से ना वॉइस ऑफ कॉन्शियंस किसी भी एथिकल डायलेमा के समय हमको सिलेक्शन जो डिसीजन मेकिंग टेक्निक या फिर जो सिलेक्शन टेक्निक है कौन सा लेना चाहिए उसमें हमको ये हेल्प करता है ना। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो सपोज करो किसी भी एक्सीडेंट की विक्टिम है, सपोर्टिंग एक्सीडेंट विक्टिम इन योर मैनर टू एन इंटरव्यू। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार, जो वॉइस ऑफ कॉन्शियंस है और वॉइस ऑफ सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग एक्ट्स become the guide for making accurate choices when we have to select between competing units of standards in a given situation। जनरली अनवांटेड, कॉम्प्लिकेटेड या फिर, है ना, कोई ऐसे स्टेट ऑफ अफेयर्स है जहाँ पे हम नहीं चाहते, तो उसमें हमको ये गाइड करता है कि हमारे पास सही और गलत क्या है वो। ओके, फॉर एग्जाम्पल supporting accident victims in your manner to an interview। ऑल्सो ये जो वॉइस है ऑफ, है ना, जो कॉन्शियंस है कि इंडिविजुअल को एनालाइज करने में हेल्प करता है, जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है ना, किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और सही डिसीजन लेने में हेल्प करता है ना। और क्या बोल सकते हैं कि देखो जो ये वॉइस ऑफ मोरल सेंस है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, वॉइस ऑफ कॉन्शियंस बोल रहे हैं, वो हमको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करने में भी हेल्प करता है। सो वॉइस ऑफ कॉन्शियंस ऑफ एन इंडिविजुअल्स enables in analyzing the state of affairs from specific views and help in taking the right selection। ओके, जो वॉइस ऑफ कॉन्शियंस है यार वो क्या है, इट इज आवर कैपेसिटी टू मेक व्हाट, प्रैक्टिकल सिलेक्शन, है ना, जब मॉरल स्टैंडर्ड्स एंड मॉरल वैल्यूज की बेसिस में। वॉइस ऑफ कॉन्शियंस इज आवर capacity to make
a practical selection, to make a practical selection in the milieu of moral values and standards. ओके, मतलब एक तरह से एक मॉरल कंपास के जैसे काम करता है भाई, राइट और इनकरेक्ट के बीच में डिसीजन लेने में, है ना। जैसे गिल्ट फीलिंग हो गया, गिल्ट आर रेगुलरली इम्प्लीमेंटेड एट द साइट ऑफ, है ना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं दैट एक्सप्रेशन सच एज फीलिंग ऑफ गिल्ट एंड ये जनरली आते रहते हैं। तो हम लास्ट में कंक्लूड कर सकते हैं मेंशनिंग दैट द वॉइस ऑफ सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग दैट इज, है ना, बहुत ज़्यादा तरीके से यहाँ पे वेल नॉलेजेबल है यार, एनेबल अस टू नो आवर सेल्फ एंड द वर्ल्ड बेटर। देयरफॉर जो वॉइस ऑफ जजमेंट है राइट और रॉन्ग का, वो एक तरह से हमारे पास एथिकल सिलेक्शन मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो अ वॉइस ऑफ सेंस ऑफ राइट एंड wrong that is each nicely old fashioned and well knowledgeable enable us to know ourselves and our worlds and act therefore, उस हिसाब से काम करने में हेल्प करता है। सो ये था हमारे पास क्वेश्चन। जो क्वेश्चन क्या था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द टर्म वॉइस ऑफ कॉन्शियंस, हाउ डू यू प्रिपेयर योर सेल्फ टू हीड दी वॉइस ऑफ कॉन्शियंस। पहले तो हमने डेफिनेशन की बात की भाई, वॉइस ऑफ कॉन्शियंस हमको मॉरली राइट और रॉन्ग में डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है ना। यहाँ पे एक तरह से ये एक्सटर्नल इम्पैक्ट्स, एक्सटर्नल इम्पैक्ट्स को समझने में हेल्प करता है। अनवांटेड कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में हमारे पास एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। एग्जाम्पल की बात की, अगर हम एक सपोर्ट कर रहे हैं एक्सीडेंट विक्टिम को, तो वो भी हमारे पास एक तरह से क्या है, वॉइस ऑफ कॉन्शियंस की बात कर रहे हैं यार। सो इस प्रकार से हमने बताया कि एक प्रैक्टिकल सिलेक्शन लेने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए, बिकॉज हम मॉरल एंड वैल्यूज़ एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स की पर बात कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वॉइस ऑफ कॉन्शियंस। लास्ट में मैंने कंक्लूड किया बाय मेंशनिंग दैट ये वॉइस ऑफ सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग जो है एक नॉलेजेबल वे में हमको हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड एंड आवर सेल्फ, एंड उसके अकॉर्डिंग काम करने में हेल्प करता है। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन ए। सेक्शन ए, सेक्शन बी में तो नहीं आता। हाँ, 6 क्वेश्चन देखिए भाई 2013 के अंदर जो आए थे, हर क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए एक तरीका है यार, जिससे हमारे पास समझना होगा कि प्रीवियस क्वेश्चन एक आपके लिए फोल्डर है, चारा है, जिसको आपको आगे इस्तेमाल करना है। बिकॉज आप समझना, हर क्वेश्चन का आंसर आपके पास रटा हुआ नहीं होना चाहिए, बट हाँ अगर 12-13 एथिक्स के क्वेश्चन आ रहे उसमें से आपके पास 4-5 आंसर के क्वेश्चन के आंसर रटे हुए होने चाहिए भाई। और उसके लिए आपको प्रीवियस से क्वेश्चन बनाना पड़ेंगे, बिकॉज 3 से 4 क्वेश्चन हर साल प्रीवियस से क्वेश्चन पे ही आएंगे। बाकी 4 क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज से, है ना, अपने नॉलेज से बनाने पड़ेंगे।